दोस्तों, कभी कभी थोड़ी देर का मजा पूरी जिंदगी की सजा बन जाती है। आज की कहानी ऐसे ही तीन दोस्तों की है जो एक महिला को, लाचार महिला को अपने घर में रुकने के लिए जगह देते हैं, पनाह देते हैं। पर वही महिला उन तीनों लड़कों के साथ में रात भर कुछ इस तरीके का काम करती है, उन लड़कों से कुछ इस तरीके की डिमांड कर देती है कि जब वो लड़के उस महिला की बात सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। तो आखिरकार वो महिला कौन थी और उन लड़कों के साथ में ऐसा क्या करती है, सब कुछ जानेंगे इस कहानी में। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश है कि अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। तो आज की जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है गाजियाबाद से। गाजियाबाद के एक इलाके में तीन दोस्त जो पढ़ने के लिए आते हैं, तीनों अलग अलग जगह से होते हैं, पर जब वहां पर मिलते हैं तो तीनों मिल करके एक रूम लेते हैं। अब उस रूम में वो तीनों रहने लगते हैं, जिनमें से एक का नाम दीपक, दूसरे का नाम राज और तीसरे का नाम शेखर होता है। राज के माता पिता जो एक खेती किसानी का काम करते हैं, शेखर जिसके पिता नौकरी करते हैं, पर राज जो होता है, राज के पिता एक बिजनेसमैन होते हैं। उसके परिवार में, उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं होती। तीनों दोस्त एक ही रूम में रह करके पढ़ाई करते हैं, पर जो राज होता है, राज का पढ़ाई में मन बहुत कम लगता है। वो एक अय्याश किस्म का लड़का होता है। उसका मन ज्यादातर घूमने फिरने में, खाने पीने में लगता है। दीपक जो काफी समझदार होता है, वो राज को कई बार समझाने की कोशिश करता है। राज से कहता है कि देखो, माता पिता ने हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है, इसलिए हमें उनके जो सपने हैं उनको पूरा करना चाहिए। राज कहता है कि यार, तुम्हारे तो हर समय बस वही पढ़ाई पढ़ाई लगी रहती है, तुमको पढ़ना है तो पढ़ो और हमें जब टाइम होगा तब हम पढ़ लेंगे। दीपक अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान देता है, शेखर भी पढ़ाई में ध्यान देता है, पर राज जो है जरा सा भी ध्यान नहीं देता। एग्जाम टाइम आ जाता है, एग्जाम के मात्र 15 दिन बचते हैं। दीपक मन लगा करके पढ़ाई शुरू कर देता है, शेखर भी पढ़ाई शुरू कर देता है। पर जब राज से वो लोग कहते हैं तो राज कहता है कि आप लोग तो इस तरीके से पढ़ रहे हैं जैसे कल ही पेपर होना हो, पेपर होने में अभी 15 दिन बाकी है। दीपक कहता है कि ठीक है, आपकी जो मर्जी है आप करिए। राज अय्याश किस्म का लड़का होता है। डेली शाम को अपने रूम से घूमने के लिए निकल जाता है। 2-2, 3-3 घंटे तक वो शाम को घूमता है और घूम करके फिर अपने रूम पर वापस आ जाता है। तीनों एक ही मकान के अलग अलग रूम में रहते हैं। राज और दीपक तो एक कमरे में रहा करते हैं, पर शेखर जो छत पर कमरा होता है उस कमरे में रहा करता है। तीनों एक साथ मेस में खाना खाने जाते हैं। एक दिन शाम का वक्त होता है, राज घूमने के लिए जाता है और वो स्टेशन पहुंच जाता है। स्टेशन में घूम रहा था, तभी उसकी अचानक नजर पड़ती है कि एक बेंच पर एक अकेली महिला, रात के करीब 8 बजे के आसपास का समय, उसकी गोद में 6 से 7 महीने का एक लड़का, पर महिला देखने में बहुत ही खूबसूरत। राज जो अय्याश टाइप का लड़का ही था, वो उस महिला के पास में पहुंच जाता है और फिर उसकी बगल में जो बेंच होती है उस बेंच में बैठ जाता है। थोड़ी देर तो वहां पर बैठता है और उसके बाद में पूछता है, बहन जी आपको कहाँ जाना है? वो महिला कहती है कि हमें फला जगह पर जाना है। तो कहता है, इतनी रात को आप अकेले यहाँ पर आई हैं, आपके साथ में और कोई नहीं है? तो महिला कहती है कि नहीं भाई जी, मेरे साथ में और कोई नहीं है। दरअसल जो मेरे पति हैं उनसे मेरा झगड़ा हुआ, उन्होंने मुझे मारा और उसके बाद में वो हमसे बोले कि तुझे जहां जाना है तू वहां चली जा, इस घर में रहने के लिए तेरी कोई जगह नहीं। मैं अपने पति से नाराज होकर के अपने बच्चे को लेकर के अपने मैके जा रही हूं। राज कहने लगता है कि आप जहां जा रही हैं वहां के लिए तो कोई गाड़ी ही नहीं है, वहां के लिए तो रात में 3 बजे गाड़ी है। वो महिला परेशान होने लगती है। राज अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकाल करके गाड़ी चेक करने लगता है और वो बताता है कि सुबह के 3 से 4 के बीच में वहां के लिए गाड़ी है। वो महिला कहती है कि मेरे पास में तो इतने पैसे भी नहीं है, रात का समय है, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या खाऊंगी? और यही कहते कहते वो महिला रोने लगती है। राज कहता है कि ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एतराज ना हो तो आप हमारे रूम में रह सकती हैं, रात भर वहां रुक सकती हैं और जैसे ही सुबह हो आप अपनी गाड़ी पकड़ करके चले जाना। महिला कहती है ठीक है। तभी राज को याद आता है कि उसके कमरे में उसके दोस्त दीपक और शेखर भी हैं, उससे भी उनको सलाह लेनी पड़ेगी। अब राज कहता है कि
हम आपको अपने साथ तो ले चलेंगे, पर उससे पहले हमारे जो दोस्त हैं, पार्टनर हैं, हमें उन लोगों से बात करना पड़ेगा। आप थोड़ी देर का हमें समय दें, 10 मिनट आप यहाँ रुकिए, 10 मिनट के बाद मैं उन लोगों से बातचीत करके आपके पास में आता हूं। महिला कहती है कि ठीक है। राज वहां से भागता हुआ अपने रूम पर आता है और रूम पे जहां दीपक और शेखर पढ़ाई कर रहे थे, वो कहता है कि भाई भाई एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। दीपक कहता है कि बोल, क्या बात है? कहता है भाई, एक महिला है, परेशान है, अकेली है, वो रात भर अपने रूम में रुकना चाहती है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं मैं अपने रूम में ले आऊं। दीपक कहता है तुझे बस इसी प्रकार के काम आते हैं, तुझे केवल लड़कियां और महिलाएं ही नजर आती हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस अपनी पढ़ाई करनी है और चुपचाप तू भी यहीं बैठकर अपनी पढ़ाई कर। राज कहता है कि भाई, हम लोग एक अच्छे नागरिक हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम किसी परेशान महिला की सहायता करें। वो बेचारी, रात का वक्त है, उसके पास में 7 से 8 महीने का एक लड़का है, उसके पास में पैसे नहीं है, पर उसकी गाड़ी जो है वो इस वक्त है नहीं, इसलिए वो परेशान है। जब बार बार वो इस तरीके से दीपक से कहता है तो दीपक कहता है कि ठीक है, एक शर्त है, पहले हम लोग चलेंगे और उसके बाद में उस महिला से मिलेंगे, उसको देखेंगे, उससे बातचीत करेंगे। अगर वो महिला सही है तो हम उस महिला को अपने रूम में लाएंगे और उसे रुकने के लिए जगह देंगे। राज खुश हो जाता है, कहता है कि ठीक है। अब राज अपने उन दोनों दोस्तों दीपक और शेखर को लेकर के स्टेशन पहुंचता है। स्टेशन पहुंचता है, दीपक और शेखर भी उस महिला को देखते हैं। महिला देखने में बेहद खूबसूरत थी, उसके हाथ में एक 7 से 8 महीने का बच्चा, महिला की आंखों में आंसू। ये देख करके दीपक का दिल भी पसीज जाता है। दीपक कहता है कि ठीक है, आप परेशान मत हो, आप हम लोगों के साथ में हमारे रूम में चलिए, आप अपना रात भर वहां रुकिएगा, सुबह जब तुम्हारी गाड़ी का समय हो तो आप चले जाइएगा। महिला कहती है कि ठीक है। अब वो तीनों रूम स्टेशन से बाहर निकलते हैं, एक टैक्सी करते हैं। टैक्सी में जो दीपक होता है, दीपक आगे बैठ जाता है, एक साइड पर राज, बीच में वो महिला, दूसरे किनारे पर शेखर। अब टैक्सी लेकर के वो लोग अपने रूम के लिए चल देते हैं। रास्ते में टैक्सी होती है, उस टैक्सी की सीट में जब तीनों बैठे हैं तो शेखर का शरीर जब कभी उस महिला से टच करता है तो उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, पर राज का शरीर जब उस महिला से टच होता है, उसको रगड़ लगती है, तो राज को एक नया आनंद आता है, एक नई मजा मिलती है। राज जानबूझ करके उस महिला से पूरी रास्ते चिपक करके बैठा रहता है। वो तीनों अपने रूम में आते हैं, वो महिला आती है। उसके बाद में दीपक कहता है कि ठीक है, ये जो बहन जी हैं, इन बहन जी को ऊपर वाले कमरे में छोड़ दो, आज हम तीनों लोग नीचे सो लेंगे। राज कहता है ठीक है। राज उस महिला को लेकर के ऊपर बने हुए कमरे में चला जाता है। उसके बाद में वो नीचे आता है, पर उसका नीचे मन ही नहीं लगता, बस वो थोड़ी थोड़ी देर में उसी ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाता है। राज वहां जाकर के उस महिला के पास में बैठ जाता है। महिला राज के सामने, जो उसका 7 से 8 महीने का बच्चा होता है, वो अपने कपड़े ऊपर करती है, अपने तन से कपड़े ऊपर करती है और अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती है। राज सामने बैठा यह सब कुछ देख रहा था, और जैसे ही राज की नजर उसके बदन पर पड़ती है, उसके शरीर पर पड़ती है, वो एकटक निगाहों से उसे देखता रहता है। वो महिला भी, जिसके अंदर कोई हिचक नहीं होती, कोई शर्म नहीं होती, वो राज के सामने अपने बच्चे को बिल्कुल दूध पिला रही होती है। अब राज वहां बैठा है, नीचे दीपक और शेखर उसका मिस जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। काफी देर का समय हो जाता है। जब काफी देर का समय हो जाता है, दीपक शेखर से कहता है कि शेखर जाओ, ऊपर से उसको बुला के लाओ, हम लोग खाना खाने चलते हैं। शेखर ऊपर जाता है और कहता है कि भाई साहब चलिए, हम लोगों को खाना खाने के लिए चलना है, दीपक जी बुला रहे हैं। राज शेखर से कहता है कि आप दोनों लोग चले जाइए, खाना खा करके आप हमारे लिए भी खाना पैक करवा लेना और इनके लिए भी खाना पैक करवा लेना। शेखर ये बात आकर के दीपक से बताता है। शेखर के साथ खाना खाने के लिए चला जाता है। पर जैसे ही रात के करीब 10 बजे के आसपास का समय होता है, वो दोनों खाना खा करके वापस आते हैं। राज और उस महिला के लिए खाना पैक करवा के भी लाते हैं। दीपक शेखर से कहता है कि जाइए, ये खाना राज को दे दीजिए, वो भी खा ले, उससे कह दो और उसको भी खिला दे। शेखर जब खाना लेकर के ऊपर जाता है तो उसको उस कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। उन आवाजों को सुनता है तो शेखर भी परेशान होता है, क्योंकि शेखर भी कोई नादान बच्चा नहीं होता। उन आवाजों को सुन करके समझ जाता है कि आखिरकार इस कमरे के अंदर चल क्या रहा है। वो दरवाजे के बगल में खड़े होकर के जब खिड़की से देखता है तो उसकी नजर राज और उस महिला पर पड़ती है। उनके दोनों के तन पर कोई कपड़े नहीं होते, वो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए एक साथ में संबंध बना रहे होते हैं।
ये देखकर शेखर परेशान होता है और शेखर चुपचाप वहां से नीचे वापस आता है। और वापस आने के बाद में वो पूरी बात दीपक को बताता है। दीपक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कि चलिए आप एक बार अपनी आंखों से इस चीज को देख लीजिए, तब शायद आपको यकीन हो जाएगा। दीपक भागता हुआ ऊपर जाता है, देखता है कि राज और वो महिला एक दूसरे के साथ में आपत्तिजनक हालत में। ये देख करके दीपक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दीपक तुरंत आवाज लगाता है, अंदर से दरवाजा खुलता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है दीपक लगातार राज के ऊपर कई जोरदार तमाचे बरसा देता है और कहता है कि ये तू क्या कर रहा है? मैं जानता था कि तू इसीलिए इसको लेकर के यहाँ आने वाला है। मैंने तुझको इतनी बार समझाया है पर तू सुधरने वाला नहीं है। हमारे माता पिता हम लोगों को यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजे हैं, अय्याशी करने के लिए नहीं भेजे हैं। भाई अगर तुझको यही सब करना है तो तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। राज तब तक सब कुछ शांतपूर्वक सुनता रहता है। जैसे ही दीपक बोलना बंद करता है कहता है कि बस आपका हो गया, अब मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं आपसे बस एक प्रार्थना करता हूं कि मैं तो आपसे एक कहता हूं कि एक बार आप भी इसका मजा ले लीजिए, क्योंकि बहुत मजेदार है ये। जैसे ये बात दीपक सुनता है दीपक का गुस्सा सातवें आसमान में हो जाता है। दीपक वहां से तड़कते भड़कते कहता है कि ये तुझे ही मुबारक हो और तुझे जो भी इसके साथ में करना है तू कर, मैं तो जा रहा हूं। दीपक वहां से नीचे आता है और नीचे आकर के अपने बिस्तर पर चुपचाप लेट करके सो जाता है। इधर शेखर भी अपने बिस्तर पर सो जाता है। जैसे ही रात का समय होता है, रात में एक बार फिर राज नीचे उतर करके आता है। दीपक का कंबल खींचता है और उससे कहता है कि भाई साहब मेरी बात मानिए, एक बार आप इसका आनंद लीजिए, आपको भी बहुत सुख मिलेगा, बड़ा सुकून मिलेगा। दीपक कहता है कि तुझसे मैं एक बार नहीं बल्कि ये कई बार बोल चुका हूं कि तुझे जो करना है वो कर, मुझे मेरे हालात में छोड़ दे और ये सुख और ये चैन तू खुद ले। दीपक चुपचाप अपना कम्बल फिर से लेता है और सो जाता है। अब वो शेखर के पास में जाता है। शेखर जो उसको देखा था उसे नींद ही नहीं आ रही थी और जब शेखर के पास में जाता है, शेखर से बात कहता है तो शेखर कहता है कि ठीक है। शेखर भी तैयार हो जाता है और वो अब दोनों उस महिला के पास में जाते हैं और फिर वो दोनों मिल करके उस महिला के साथ में रात भर अपनी हवस को पूरा करते हैं, उस महिला की हवस को पूरा करते हैं। अब जैसे ही सुबह का समय होता है, दीपक की नींद खुलती है। दीपक देखता है तो सोचता है कि चलो एक बार देखते हैं आखिरकार वो महिला शायद चली गई होगी, अभी गई है कि नहीं गई है। दीपक ऊपर छत पर चढ़ करके जाता है तो देखता है कि वो महिला जो बीच में बैठी हुई है बड़े ही गर्व के साथ में, उसके एक तरफ उसका दोस्त राज और उसकी दूसरी तरफ उसका दोस्त शेखर बैठा हुआ है। दीपक जैसे ही उन तीनों को देखता है उसके बाद में वो तुरंत उस महिला से कहता है कि मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी कि जैसे ही सुबह हो आप यहां से चली जाना, आप अभी तक यहां से गई नहीं है। वो महिला दीपक से कहती है कि मैं तो चली जाऊंगी, मैं तो बस जा ही रही हूं, बस मेरा मेहनताना दे दीजिए। जैसे ही दीपक ये बात सुनता है उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि ये क्या मजाक कर रही हैं आप, किस चीज का मेहनताना आप मांग रही हैं? वो कहती है कि आपके इन दोनों दोस्तों ने मुझसे रात भर मेहनत करवाई है और उसका मेहनताना मुझे चाहिए। दीपक कहता है कि क्या बकवास कर रही हो आप, आपको समझ में नहीं आता है। रात भर मैंने रुकने के लिए आपको पनाह दी और आपने मेरे दोस्तों के साथ में अपनी मर्जी से उनके साथ में जो करना है वो किया और अब उसका मेहनताना मांग रही हो। कितना मेहनताना होता है तुम्हारा? तभी वो महिला कहने लगती है कि 20,000 रुपए। जैसे ये बात दीपक सुनता है, दीपक के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दीपक परेशान होता है। दीपक कहता है कि मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं बस इतना कहता हूं कि आप जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल लो। वो महिला कहने लगती है कि बाबूजी मैं जाने को तो जा रही हूं, पर मैं कहां जा रही हूं ये भी तो एक बार पूछ लो। मैं अब सीधे पुलिस स्टेशन जा रही हूं। दीपक कहता है क्यों? कहती है कि अगर आपने मेरा मेहनताना नहीं दिया तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और आप लोगों के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराऊंगी कि आप लोगों ने मेरे साथ में रात भर बलात्कार किया। जैसे ये बात दीपक सुनता है, दीपक के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। जैसे ये बात दीपक सुनता है, दीपक का दिल धड़कने लगता है, वो परेशान होता है। तुरंत वो नीचे उतर करके आता है। उसके पर्स में मात्र 7,000 रुपए होते हैं। उन 7,000 रुपए लेकर के उस महिला के पास में जाता है और उससे हाथ जोड़ करके कहता है कि बहन जी मेरे इन दोस्तों से गलती हुई है, बस मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बस इतने ही पैसे मेरे पास में हैं, आप इनको रख लीजिए और हम लोगों को माफ कर दीजिए। वो महिला कहती है कि नहीं, इतने में तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि राज जो रईस घर से होता है उसके गले में एक चैन, हाथ में अंगूठी, यह सब देख करके उस महिला की नीयत खराब हो जाती है। वो कहती है अगर आप लोगों के पास में पैसे नहीं है तो फिर ये चैन और अंगूठी हमें दे दीजिए। अब उन तीनों के पास में इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता। राज अपनी चैन और अंगूठी तक उतार करके उस महिला को दे देता है। उसके बाद में वो महिला वहां से अपना
उसके बाद वो महिला वहां से निकल जाती है। जब वो महिला वहां से निकल जाती है, दीपक जो बड़ा समझदार होता है अपने दोनों दोस्तों को दो दो चार चार झापड़ मारने के बाद में उनसे कहता है कि चलिए मैं आप लोगों को पुलिस स्टेशन लेकर के चलता हूं। जैसे ये बात वो दोनों दोस्त राज और शेखर सुनते हैं, वो हाथ जोड़ करके दीपक से गिड़गिड़ाने लगते हैं, उसके पैरों को पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब एक बार मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि अगर ये बात मेरे घर वालों को पता लगी तो शायद इसका परिणाम क्या होगा ये हमें भी नहीं मालूम है। जो भी है वो सब आपके हाथों में है। दीपक एक समझदार लड़का होता है। वो कहता है कि आप लोग बेवकूफ हो, मैं आप लोगों को थाने में FIR करने के लिए, आपको पकड़ाने के लिए लेकर के नहीं जा रहा हूं, बल्कि मुझे उस महिला के खिलाफ कंप्लेन हम लोगों को करनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि वो महिला की क्या गारंटी है कि वो महिला इतने पैसे लेने के बाद भी पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी। अगर वो इतने पैसे लेने के बाद भी पुलिस स्टेशन जाएगी तो फिर पुलिस हम तीनों को गिरफ्तार करेगी, और फिर यह बात अगर हमारे घर वालों को पता लगेगा तो शायद ये सदमा वो लोग बर्दाश्त न कर पाए। इसलिए उससे पहले हम लोगों को पुलिस स्टेशन चलना चाहिए और चल करके उस महिला के खिलाफ कंप्लेन लिखा देनी चाहिए। यह बात अब राज और शेखर को भी समझ में आ जाती है। वो तीनों दोस्त मिल करके पुलिस स्टेशन जाते हैं, और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद में जब दीपक पूरी बात पुलिस को बताता है तो उसकी बातों को सुन करके पुलिस वालों को भी यकीन नहीं होता, बल्कि जो वहां पर बैठे पुलिस वाले होते हैं उनको उन तीनों लड़कों पर हंसी आ जाती है और वो उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि ये देखो, ये इतने सीधे साधे लड़के हैं कि एक महिला इन लोगों का रात भर रेप करती रही, बलात्कार करती रही। तभी जो वहां के एसआई साहब होते हैं, जब एसआई साहब को ये बात पता लगती है तो वो अपने स्टाफ को डांटते हैं, और डांटने के बाद में वो एक बार दीपक से पूरी बात सुनते हैं। उसके बाद में FIR दर्ज करते हैं। दीपक के घर पर, उन लोगों के रूम पर तो कोई CCTV कैमरा नहीं होता, इसलिए पुलिस को वहां से तो कुछ मिलने वाला नहीं था। पर पुलिस रेलवे स्टेशन जाती है और रेलवे स्टेशन में लगे CCTV कैमरों को जब GRP की मदद से खंगालती है तो उस महिला की जो तस्वीर है वो पुलिस के सामने आ जाती है। पर पुलिस उस महिला को बहुत तलाश करने की कोशिश करती है, पर वो महिला शायद वहां से दूर निकल चुकी थी, इसलिए उस महिला का कोई पता नहीं लगता है। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। किस तरीके से एक महिला जो रात के वक्त अपने 7 से 8 महीने के लड़के को लेकर के स्टेशन में बैठती है या फिर कभी नई जगह पर बैठती है और रो करके अपनी मजबूरी लोगों को बता करके जब लोग उसके प्रति दया के भाव उत्पन्न हो जाते हैं और लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं, तभी वो महिला लोगों को अपना शिकार बना लिया करती है। और इस तरीके से वो तीनों लड़के उस महिला के जाल में फंस जाते हैं, और फिर शायद इसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर रहेगा, और फिर कभी भी वो किसी महिला के पास, किसी लड़की के पास, और फिर कभी भी शायद वो किसी महिला और लड़की की मदद करने के लिए आगे नहीं आएंगे। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई घटना के साथ में, किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।